हो गया बेटा, बस 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 बस। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, वाह 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 बेटा, तुमने जितने पैसे लिए उतना काम पूरा किया। ये कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप ही वो लोग हैं जिनको लगता है कि वो बदलेंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। कादिर आजाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई दिलचस्प और मंझे हुए पॉलिटिशियन है। आपने अपने दौर इख्तिदार में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को लीड किया है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स, शायद कोई ही ऐसा शख्स हो जिसने पाकिस्तान में आपकी बनाई हुई कैंडीज और टॉफीज बचपन से लेकर आज तक ना चखी हो। अपनी बातों से सबको कर देते हैं कायल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिफ्ता इस्माइल। सर वेलकम। मिफ्ता भाई, वेरी नाइस। मिफ्ता भाई, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप शेर सुनाएंगे या आप शेर मना है आपको सुनाना? अगर आप इजाजत दें तो 2 शेर सुना देता हूँ, क्योंकि इतने अच्छी थी तालियां बजाई हैं। वाह वाह। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह, उनके देखे से। दूसरा हो जाए। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह, ये मुझे चैन, बैठी तशरीफ रखी है। एक ही शख्स था जहां में क्या। पहला शेर ज़ाहिर गालिब का था, दूसरा जॉन एलिया। जॉन एलिया का था, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मिफ्ता भाई, मैंने सुना कि जब से आपने मिनिस्ट्री छोड़ी, मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार की, तो वजन गिर गया। क्या वजह थी? खाना छूट गया या मौके कम मिले खाने के? नहीं, वजन तो अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ ही रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है। और आपके शो पे आने से पहले मैंने कोशिश की कि वजन कम करूं, कि ये वाले कैमरे से जो है ना वो बड़ा वजन बुरा नजर आता है। ये दोनों भाई अच्छे हैं। हाँ, ये सही है। ये छोटा मेरा ख्याल रखिएगा भाई। तो 8 साढ़े 8 पाउंड वजन कम किया, फिर 2 पाउंड वीकेंड में बढ़ गया, और लाहौर आने से 1 पाउंड दिन में 2 पाउंड बढ़ गया। तो ये मसला, लाहौर का तो टिकट ले लो तो वजन बढ़ जाता है। आबो हवा बड़ी इस मामले में। अच्छा मिफ्ता भाई, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और इख्तिदार में भी रह चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा कि मुल्क कौन चला रहा है? आते ही पूछ लूंगा। पूछ लीजिए, कौन चला रहा है? ये सब जानते हैं, अल्लाह चला रहा है यार, ऊपर वाला चला रहा है। खामोश बैठे, सुन बैठे हुए बच्चे। अल्लाह के बाद कौन चला? जमीन पे आके बात करें, कौन चला? अल्लाह ने बड़े वसाइल बनाए, जरिए बनाए हैं चलाने के, लेकिन खैर मुल्क सही नहीं चल रहा, तो हम अल्लाह ताला को तो मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो यहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पे पहुँचना चाहिए था, या जहाँ पे हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया था। हाँ। तो उसमें सियासतदानों का भी किरदार है, इदारों का भी किरदार है, हम सबकी मुश्तरका गलतियाँ। मिनासुल कौम, अल्लाह की मेहरबानी से सब ने गलतियाँ की, सब ने गलती, यानी जो चला रहा ठीक नहीं चला रहा। अब जब एक ये बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, कुछ और दीगर होंगे, जब पाकिस्तान का एक यंग पर्सन 30 साल का, जैसे खातून हो या मर्द हो, वो मैट्रिक भी पास करता है, इंटर भी पास करता है, बीए भी पास करता है या करती है, उसके बाद नौकरी भी करते हैं, और सुबह से शाम तक आप नौकरी करते हैं, और उसके बाद पूरे महीने के बाद जब आपको तनख्वाह मिलती है, उससे अगर बिजली का बिल नहीं भर सकते आप, उससे बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते आप, उससे आप गैस का बिल नहीं भर सकते, तो उस बच्चे की तो गलती नहीं है ना। उसने तो जाके जो माशरे ने उससे कहा कि बेटा स्कूल जाओ, स्कूल चला गया, कॉलेज जाओ, कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले ली, नौकरी भी कर रहा है, हर चीज़ तो कही है इसने, ठीक है। तो अब मतलब अब अगर वो क्या करे, मतलब वो बिजली तो खुद सस्ती नहीं कर सकता है ना, और गर्मी आपने देख ली है। वो गैस तो खुद सस्ती नहीं कर सकता है, तो क्या खाना खाना छोड़ दे, चूल्हा चलाना छोड़ दे, क्या करे? बच्चों को क्या तालीम नहीं दिलाएंगे? तो हम सब मुरीद इल्ज़ाम है, और इदारे भी मुरीद इल्ज़ाम है, जज साहिबान भी मुरीद इल्ज़ाम है। किसी ने यहाँ पे जब भी मौका मिला है ना, वो कभी कभी वो हमारे इदारे बोल के आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। मैं सर आजकल वैसे मुझे शौक नहीं है कहीं शुमाली इलाका जात वगैरह, तो गुजारिश मेरी ये है कि मैं सबको कह रहा हूँ, जज का भी, इदारे और फौजियों की भी गलती है इसमें। अगर आप ये कहते हैं, देखें इस पाकिस्तान के अंदर 58 से 70 तक मार्शल रहा है, हमने फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हरा दिया पाकिस्तान में, हमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया, ऐसा है इस मुल्क में अंदर, ऐसा है, ठीक है।
तो उसके बाद तो फिर कोई बचा ही नहीं ना कि कायदे आज़म की बहन को आप गद्दार कह रहे हैं तो अब फिर कौन बच गया? मियां साहब जो थे जब वो सियासत में थे, आप उनके साथ बैठते होंगे मीटिंग बिल्कुल, में, बिल्कुल। शहबाज शरीफ, बड़े तो अच्छे क्या आदमी। वाकई में ऐसा था कि वो बैठ कर मुल्क के बारे में परेशान होते थे? ईमान से, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे जहन में कि वो ना सिर्फ, मुझे तो पता है, मैं तो देखे हुए, हाँ। ठीक है, कि वो परेशान भी मुल्क के बारे में होते थे। जब 2012-13 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैं उस ज़माने में लाहौर में रहता था, पंजाब बोर्ड का हेड होता था, तो घंटे पे घंटा लाहौर में लोड शेडिंग होती थी। आप लोगों को पता है, बहुत लोड शेडिंग होती थी, मतलब 12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। पंजाब के गांव में, सिंध के गांव में, केपी के गांव में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और आज भी सिंध के बहुत सारे अजला में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो जाहिर है कि वो चाहते थे कि मुल्क अच्छा हो जाए। ये गलतियाँ होती हैं हमारी जो हमको समझ नहीं आता हमको क्या करना है। सीरियसली आई टेल यू दिस कि पाकिस्तान का मसला ये है कि लोग समझदार इतने, जो सियासी के और लीडरान या जितने और लीडरान हैं, वो इतने होशियार नहीं हैं जितने होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मसला है, कॉम्पिटेंस का बहुत सीरियस मसला है। बहुत देर से ये लोग बैठे, इनकी तरफ चलेंगे, इनके पास सवालात हैं, मगर एक चीज क्लियर पूछूंगा स्ट्रेट, मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ दी, निकाले गए, या आपने कहा कि यार अब बनता नहीं मेरा इधर? देखिए, मैं सच्ची बात है कि मैं खुली बातें करता था जब वजीर भी था ना, हाँ। मैं खुल के बोल देता था कि ये मसाइल हैं, ये मसला है, ये नहीं है, ये मसला है, ठीक है, ये आई वॉज वेरी क्लियर। जब मैं वजारत से हटा तो 1-2 मरतबा, पहली मरतबा जब डार साहब ने 5 रुपये पेट्रोल कम कर दिया और मुझे पता थी कि IMF से झगड़ा होगा, और डॉलर भी कम कर दिया था आते ही, तो मैंने कहा रेकलेस है ये। हाँ। उसके बाद मैंने 1-2 आर्टिकल भी लिखे, तो वो मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आए, उनकी भी थोड़ी सी नाराज़गी हुई। और मैं ये समझता था कि मैं सियासी पार्टी का मेंबर हूँ, उनकी नौकरी नहीं करता हूँ। सही बात है, मैं नौकरी जो है वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की करी, किसी फ़र्द वाहिद की तो नौकरी नहीं करी है। तो जो मेरी मर्जी आएगी मैं बोलूँगा, अगर किसी को पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, किसी को पसंद नहीं है तो मैं माजरत करता हूँ, खुदा न खास्ता कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस उम्र में मुझे जो समझ में आता है वो बोल देना चाहिए। सही बात। अच्छा, आप मतलब आप अगर किसी को ताली बजानी तो बजा लो, इसमें शर्म की क्या बात है? अच्छी बात है, ताली बजनी चाहिए। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके एम्प्लॉयज होंगे अंडर, आपको हमेशा ऑर्डर देने का, ऑर्डर क्या मतलब, आपको अपनी टीम से डेलीगेट करने का, काम करवाने का। एक इतने बड़े आदमी को जो PhD भी किया हुआ है, डॉक्टर भी बना हुआ है, अजीब सा ही लगता था कि यार मैं ले रहा हूँ ऑर्डर जिन लोगों से, शायद वो इतने कॉम्पिटेंट ना हो। नहीं, कोई बुरी बात नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आपका बॉस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आपका बॉस होता है। वो आपसे कहता है, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो आप बहस जरूर करते हैं, आप PCC को हेड करते हैं, वो इसमें कोई मतलब मेरा कोई वर्किंग रिलेशनशिप में वो नहीं था। हर बात शहबाज साहब मेरी नहीं मानते थे, लेकिन हर बात मैं भी उनकी नहीं मानता था। अच्छा, ये था इतना? हाँ, वो कोई मतलब नहीं कि मतलब आई अंडरस्टूड कि ही इज कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस, इन हिज हार्ट ही इज राइट, ठीक है। और आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि मिफ्ता इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस। लेकिन कोई चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे ये जो गंदम की प्राइस का हुआ था, हाँ। तो मेरे तो निकलने के बाद हुआ था, तो मेरा ये ख्याल था कि 3,000 रुपये के ऊपर से ज़्यादा गंदम नहीं होनी चाहिए। तारिक बशीर चीमा साहब जो उस वक्त के फूड मिनिस्टर थे, उनका ये ख्याल था कि 3200 रुपये मन से ज़्यादा हुकूमत को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसे ही बता दूं कि 2 साल पहले प्राइस थी 2200 रुपये गंदम ख़रीदने की, किसान से, फार्मर्स से, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की। तो वो अचानक हुकूमत ने 2200 से बढ़ा के 4000 कर दी, 3900 रुपये कर दी, किसान को बेहतर करने के लिए। जो हमारे सियासी लीडरान जो एक बात नहीं समझ सकते, और ये कॉम्पिटेंस का भी फुकदान है, क्योंकि 6 महीने बाद वो होता है कि जब गंदम महंगी होती है ना तो आटा भी महंगा हो जाता है। हाँ, जाहिर बात। ये आप सबको समझ आती है ना बात कि गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा होगा। ये बहुत सारे सियासतदानों को नहीं समझ आती कि गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा हो जाएगा। तो सब बड़े खुश हैं कि आटा सस्ता हो गया, फिर बोलते यार ये गंदम किसने कम कर दिया, देखो ये स्कैंडल है। हाँ, तो भाई ये स्कैंडल नहीं है। आपने 2200 रुपये से 4000 रुपये करी तो आपको ये पता होनी चाहिए थी कि आटा महंगा होगा। जब आटा आप जब 3900 रुपये का आटा खरीद रहे हैं और 4600 रुपये का गंदम बेच रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं 3900 का, 4600 का बेच रहे हैं, तो आटा जो है 5000 5,500 रुपये पर मन हो जाएगा, यानी कि 150 रुपये किलो हो जाएगा। सही बात है। वो हो गया। फिर आपको परेशानी हुई तो केयर टेकर ने इम्पोर्ट शुरू कर दिया, अब प्राइस टूट गई। अब जब प्राइस टूट गई और आज पंजाब में और पाकिस्तान भर में रोटी सस्ती हुई है तो बड़ी हुकूमतें बड़ा खुश हैं कि देखो हमने रोटी सस्ती कर दी। लेकिन वो फार्मर्स के जिसको आपने वादा किया हुआ था कि हम आपसे 100 रुपये किलो लेंगे, जिसने अपना एकरेज बढ़ा दिया, अराजी बढ़ा दी, जिसने खर्चा डाल दिया, उसने DAP खरीद के डाल दिया, उसने यूरिया महंगा खरीद के डाल दिया, उसने अपनी खून पसीने की उसमें मेहनत डाल दी, कमाई डाल दी, उसको आपने कहा अच्छा हम गंदम नहीं खरीद रहे। सही तो ये हुकूमत बात करेंगे इन लोगों से, इनका भी बहुत लोगों पे एतबार नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? साजिद। साजिद क्या करते हैं? मैं ओवरसीज होता हूँ। ओवरसीज होते हैं जी, पानी पे रहते हैं? MS किया मैंने।
MS किया हुआ है और जी, जी। ओवरसीज मतलब बाहर मुल्क रहते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं भाई, जी। बहुत ही बाहर रहते हैं आप तो। हाँ बहुत ही बाहर है। क्या निकाल दिए गए या यहाँ घूमने नहीं आए? अभी हॉलीडेज के लिए ईद पे आए थे ना। हॉलीडेज पे ईद जी। के लिए आए थे, सवाल करेंगे। मेरा सर मिफ्ता से सवाल है कि एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और दूसरी चीज पाकिस्तान में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टैक्स कलेक्ट करने से हमें रोकते हैं? हाँ भाई, कौन फाइनेंस मिनिस्टर में क्या होता, मतलब होता क्या है पाकिस्तान में सिलेक्शन क्राइटेरिया? बड़े लंबे सवाल पूछे हैं यार। दूसरा सवाल तो बहुत मुश्किल है और लंबा है। पहला सवाल जो है ना भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, और ये सेल्फ सर्विंग भी जवाब है, कि पाकिस्तान में आपको फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत आनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो नहीं आती तो फिर आप फाइनेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत के बारे में पता होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए। और साथ लेके चले वजीर आजम को? वो तो खैर हाँ, वजीर आजम को और दीगर वजीर आजम के लोगों के जो भी साथ, वजीर आजम को भी साथ लेके चले और दीगर उनके रुफ़क़ाए-कार को साथ लेके चले। दूसरा जो सवाल था कि पाकिस्तान में टैक्स जमा करने से कौन रोकता है, तो पाकिस्तान में टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने कोशिश की थी कि दुकानदारों पर टैक्स डालें। हाँ। पाकिस्तान में उस वक्त NTDC का सिस्टम है, 2 सिस्टम है, एक NTDC का और एक कराची इलेक्ट्रिक का। तो NTDC के सिस्टम में 22 लाख दुकानदार थे, 22.5 लाख दुकानदार, उसमें से 30,000 दुकानदार जो थे वो इनकम टैक्स दे रहे थे सिर्फ। जी। तो मैंने ये कहा कि यार 3,000 रुपये पर मंथ हर दुकानदार टैक्स दे दे। मेरी सोच ये थी कि पहले 3,000 सबसे टैक्स ले लें, उसके बाद सोनारों को मैंने अलग बुला लिया था, फर्नीचर वालों को अलग बुला लिया कि फिर इनसे अलग अलग ग्रेड्स के टैक्स ले लेंगे। लेकिन 3,000 तो बेसिक पंक्चर की दुकान वाला भी है ना, वो भी दे देता है। और सच्ची बात है कि अगर आप कहीं खड़े होते हैं तो इतना तो आप भत्ता भी दे देते हैं पुलिस वाले, ठीक है, ठेले वाला भी दे देता है, लेकिन कोई टैक्स देना नहीं चाहता। हमारे यहाँ गरीब लोगों की गर्दन थोड़ी पतली होती है, तो हम नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले लेते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो टैक्स ले लेते हैं। इस बार शायद बढ़ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो, कि लाख रुपए वाली तनख्वाह वाले के ऊपर भी हम 5% टैक्स ले लेते हैं। लेकिन दुकानदारों से टैक्स लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लेते। बड़े बड़े तो लोग बात करते हैं यार एग्रीकल्चर 10 आप किसी गरीब किसान से टैक्स लेंगे। भाई गरीब आदमी से टैक्स लेने का कौन कह रहा है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 12 एकड़ की ज़मीन वाले से टैक्स लें, लेकिन जिसकी 1,000 एकड़ की वो अराजी है उससे तो टैक्स लो। सही बात। जिसकी 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उससे तो टैक्स लो। आपने लगाने की कोशिश भी की थी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो 2.5 करोड़ से अरब से करोड़ से ज्यादा की। एहसन इकबाल ने क्या कहा था आपसे? वो अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमने कहा था कि शहबाज साहब को भी टैक्स लगाना था। थोड़ा सा ये मैं इनसे बोल रहा था कि सर ये लीगैलिटी इसकी देख ले। खैर हमने कोई तरीका निकाला उसका। तो पहले जो आप जिस मकान में रहते हैं पहला घर वो हमने छोड़ दिया कि उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आप दूसरा मकान है तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया। तो एहसन भाई ने कहा कि मिफ्ता देख बहुत सारी बेवा औरतें होती हैं। शाम को मीटिंग हो रही थी, मुसद्दक मलिक साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, मैं था और मरियम औरंगजेब थी। बहुत सारी बेवा ख़वातीन होती हैं मिसाल के तौर पर। तो अगर उनके पास एक दूसरा घर होगा तो उससे उनको रेंटल आती है इनकम, जिससे उनका घर चलता है। तो तुम इस तरह लगा रहे हो टैक्स। तो मैंने कहा एहसन भाई यूँ करते हैं 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं कि पहला घर आपका हो गया और दूसरे घर में 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लेंगे। उसके ऊपर तो टैक्स ले सकते हैं ना, अगर वो बेवा भी है और उसका एक अपना मकान है और दूसरी प्रॉपर्टी भी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लग सकते हैं। तो मुसद्दक मलिक साहब कहता है कि मिफ्ता जिस स्पीड से तुम टैक्स लगा रहे हो ना पूरा मुल्क बेवा हो जाएगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अदनान सर। अदनान क्या करते हैं आप? सर BSc सिविल इंजीनियरिंग। अरे माशाल्लाह, को सवाल करोगे दोस्त? जी सर, मेरा सवाल मुफ्ता इस्माइल साहब से है। सर हम अपनी जितनी बकाया ज़िंदगी हमारी रह गई है क्या उसमें हम पाकिस्तान को कर्ज़ों से पाक देख सकते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे? देखिए अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। कर्ज़े से पाक तो पाकिस्तान को होना भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। हम अगर कर्ज़ा लेकर स्कूलें बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं जिनसे बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर अगर अच्छे सिटीजन्स बनते हैं, पैसे कमाते हैं, मुल्क को टैक्स देते हैं तो मुल्क को फ़ायदा होगा। तो वो कर्ज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपने कर्ज़ा अमेरिका के ऊपर भी आज है, जापान के ऊपर भी आज है, चीन के ऊपर भी आज है। तो कर्ज़े से मसला नहीं है। हमारी जो मईशत है ना उसका हजम कर्ज़े से तेज़ी से बढ़ना चाहिए। कि अगर आपका कर्ज़ा आज 70% है हमारी मईशत का या 75% है, लेकिन हमारी मईशत नहीं बढ़ रही, कर्ज़ा बढ़ रहा है। मईशत वहीं की वहीं खड़ी है, कर्ज़ा बढ़ रहा है। तो अगर कर्ज़ा बढ़ता रहेगा तो मईशत से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कर्ज़ा। और हम आज भी अपना सूद भी नहीं दे सकते। सूद देने के लिए हमको मज़ीद कर्ज़ देना पड़ता है। तो ये हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो हमको कम से कम अपनी मईशत तेज़ी से बढ़ानी चाहिए, कर्ज़ा आहिस्ते से बढ़ाना चाहिए, तो मईशत की मुनासिबत से कर्ज़ा कम हो जाए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन मैं पैदा 59 साल का नहीं हुआ था। सही बात। मैं भी था 18 साल का, मैं भी 22 साल का था। अब मेरे बच्चे इस उम्र के हो गए, बल्कि मेरी बेटी किससे भी बड़ी हो गई। तो एक ज़माना था, अब जो है वो शौक सियासत का है। वो जो पूछ रहे हैं खवातीन का, आप उसमें थे काम में? मे बी आई एम बोर्न दैट वे। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों शो के वापस आने के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। चलते हैं, अभी ऑडियंस बाकी है सर, इनसे सवाल और लेंगे फिर आएंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाबिद हसन। जाबिद हसन जी। जाबिद भाई क्या करते हैं? बीकॉम कर रहा हूँ सर। हो जाता है आपसे? यस सर। कर लेते हैं? यस सर। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? यस सर। मेरा सवाल ताबी सर आपसे तो बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल मुफ्ता इस्माइल साहब से है कि आप बिजनेस के मामले में तो काफ़ी, पैसों के मामले में तो काफ़ी तेज़ हैं, तो लड़कियों के मामले में आप कैसे हैं? है नहीं थे। कैसे थे? जवानी, एक बार जमाने में जवान भी थे आप। देखो मेरी बात सुनो, ये रवील से भी मेरी दोस्ती हो गई है और ये अदनान से भी मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये वर्कआउट करते हैं, इनके आर्ट से नजर आ रहा है। बाहर निकलो तुम। हाँ, दो लड़के। अच्छा सर, कभी आप पढ़ने वढ़ने बाहर गए? इतना आप माशाल्लाह से पैसे वैसे भी थे ही, कभी तो माशाल्लाह अमीरी आदमी थे आप, तो इस फील्ड में कभी नाम कमाने की कोशिश की? यार मेरी उम्र अब 59 साल है, लेकिन मैं पैदा 59 साल का नहीं हुआ था। सही बात। मैं भी था 18 साल का, मैं भी 22 साल का था। अब मेरे बच्चे इस उम्र के हो गए, बल्कि मेरी बेटी तो इससे भी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। तो एक ज़माना था, अब जो है वो शौक सियासत का है। वो जो पूछ रहे हैं खवातीन का, आप उसमें थे काम में? मे बी आई एम बोर्न दैट वे। अपना जावेद भाई नाम से ना, जावेद भाई आपका ध्यान है इस काम? यस सर है। यार इनकी शक्लों से नजर नहीं आ रहा है आपको? मैं जावेद भाई से पूछ रहा हूँ। जावेद भाई से भी, इनसे भी, अदनान भाई से भी, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा? पूरे क्राउड के नाम याद हो गए सर, है ना? सर सियासतदानों नाम याद नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? कैसे पता? इनसे वोट लेने हैं, इससे भी वोट लेके आऊंगा। अच्छा, एक क्लेम 2022 में आपने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप दोनों ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट से बाहर निकाल लिया, बचा लिया। ये किस हद तक सही क्लेम था, सियासी बयान था, मतलब कुछ वजाहत? नहीं, 100% सही बात थी। ये डिले कर दिया, बचा लिया, ये डिले कर दिया थोड़ा आपने? देखिए, IMF में अगर 2022 में अप्रैल के अंदर जब हमारी हुकूमत आई और अगर हम IMF से वापस से बहाल नहीं करते, हाँ, और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत नहीं आती तो PTI भी जो थी वो पेट्रोल महंगा करती, टैक्स बढ़ाती और वो भी बहाल करती। अगर उस वक्त बहाल नहीं करते तो मतलब IMF पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। और उस वक्त जो है यूक्रेन की जंग की वजह से तेज़ी से पेट्रोल भी महंगा हुआ था, सब कुछ गंदम बड़ा महंगा हो गया था, खाद बड़ी महंगी हो गई थी जो हम उस वक्त दरामद करते थे, तो वो ज़रूरी था। अब इसका एक मतलब तो ये है कि आपने चलो बचा लिया, अक्टूबर में जुलाई में IMF से डील हो गई, सितंबर में पैसे आ गए, तो अक्टूबर में उन्होंने मुझे हटा दिया, सितंबर में मुझे हटा दिया इन्होंने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब अक्टूबर में IMF से आप डील तोड़ दें। हाँ, मतलब आपने वो लॉन्ग टर्म है। हाँ, शजर से पैवस्ता रहना है। हाँ। और अभी भी IMF से आपको ये डील करना ज़रूरी है। अभी कोई खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता IMF से डील नहीं होगी तो फिर मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ें, बहुत अच्छा सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे, दिमाग से निकल गया, इतना अच्छा सवाल था। हाँ भाई, नैस्डैक हो गई, ये नई चीज़ हुई है कि अच्छा सवाल पूछेगा। हाँ, नैस्डैक हो गई दुनिया के, सुने मेरी बात, दुनिया में इतने बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नैस्डैक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का अपना है, हमारा वाला 76,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। ऐसा कौन पैसा लगा रहा है यहाँ पर? कैसे हो रहा है सब? बड़ी अच्छी बात है कि 76,000 क्रॉस करे, अल्लाह करेगा तो मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि ये मार्केट जो है 1.25 लाख तक जानी चाहिए। 1.25 से 1.5 लाख बिल्कुल। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में स्टॉक आप ख़रीद सकते हैं जो कि 5 टाइम अर्निंग्स पे हो।
आपको बैंक्स मिल जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे कि जो 5 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहे हैं, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो ये मल्टीपल भी बढ़ना चाहिए। तो इस वक्त अगर इन्वेस्ट आपके पास पैसे पड़े हुए हैं फालतू, तो और अगर आपको वैसे तो सूद भी 20% मिल जाता है, लेकिन सूद थोड़ा सा आराम होता है, थोड़ा सा नहीं, मतलब कंप्लीट चल रहा है। हाँ चलो कंप्लीट आराम हो गया। मतलब सूद तो अगर आपने स्टॉक मार्केट इज अ गुड मार्केट इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो लोग अपनी सेविंग्स कर रहे हैं बजाय इसके घर में रखें, सोना बना लें, स्टॉक एक्सचेंज में डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर देखें लैंड बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और लैंड के बड़े अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और लोग पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले लैंड खरीदते हैं। हाँ, लेकिन हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा इससे अगर हम सब जमीनें खरीदते रहेंगे। आप हुकूमत के फायदे का ना सोचें, अपने फायदे का सोचें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हुकूमत अपना कर लेगी, आप अपना करें। ये ना, अगर आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं उधर इन्वेस्ट करूंगा जहाँ हुकूमत को फायदा होगा। आपने उधर सोचना है कि यार मेरे बच्चों को पढ़ानी, तालीम देनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप अपना घर पूरा कर लें। ठीक है, नॉर्मली गोल्ड इज ओके इन्वेस्टमेंट। आई वुड नॉट डू दिस राइट नाउ, बट आई वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई वुड इन्वेस्ट इन लैंड maybe, but I would invest more than anything else. I would invest in stocks. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद हसन। क्या करते हो? बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोफेशन है भाई। कोई सवाल करोगे दोस्त? जी सर से मेरा सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब इनको कॉल करें कि आप फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बने, क्या ये कॉल पिक करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो क्या आंसर देंगे उनको? भाई हेलो मिफ्ता, मैं चाहता हूँ कि आप ये सिर्फ अगर वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं ज़ाहिर है कि उनका फ़ोन उठाऊंगा। मुल्क का वज़ीर आज़म है, मेरा इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ, और उनसे बात करूंगा। लेकिन जी नहीं, जवाब बिल्कुल नो है। मुझे सीरियसली सच्ची बात है कि उस वक्त जब मुझे वज़ारत से हटाया था ख़जाने की, उस वक्त भी दूसरी वज़ारत का मुझे कहा था, तो मैंने इनको रिफ्यूज़ कर दिया था और सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज तो अब ये खुश हो जाएगा रोबेल, लेकिन आज उस वक्त तो बड़ी लेजिटिमेट हुकूमत थी। सही बात है बेटा, तालियां बजा लो, बाद में पता चलेगा। यार तुम लोगों को इतनी बात तो समझ में आती है ना कि अगर मैं आधा जुमला बोलूं तो बाकी तो सोच लेते हो ना कि क्या समझ में आएगा इन्हें। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको पूरी अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी एहसास हो गया है। आप लोग 3-4 लोग हैं, मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं जो आपके साथ होंगे। किस किस्म की पॉलिटिक्स कीजिएगा? क्या मैनिफेस्टो सोच रखा है दिमाग में? नेशनलिस्टिक होगी, कोई रीजनल पॉलिटिक्स होगी MQM की तरह, या आप लोगों का बेसिक क्या होगा? अगर 3 नुक्ते बयान कर सकें कि इन चीज़ों पे काम करेगी आपकी पार्टी। देखो, मैंने 2 बातें आपसे पहले कही थी कि किसी भी सियासतदान में ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए अपराइटनेस, इंटेग्रिटी। दूसरी होनी चाहिए कॉम्पिटेंस। और तीसरी चीज़ जो मैंने नहीं की थी, वो ये 2 ज़रूरी हैं, लेकिन ये तीसरी चीज़ भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिलिटी, मॉडस्टी, ह्यूमिलिटी। कि आपके अंदर कोई एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं लोगों से सीख सकता हूँ। हमारी पार्टी में सिर्फ इतना फ़र्क है दूसरी पार्टियों से कि हमारी पार्टी में कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पे 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो जो पार्टी के सदर होगा वो 6 साल तक सदर रह सकता है, उसके बाद किसी और को सदर बनना पड़ेगा, और जो अगला सदर होगा वो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, उसका रिश्तेदार कोई नहीं हो सकता। बस कॉम्पिटेंट आदमी होगा या औरत हो। और हमारी जो ख्वाहिश है वो ये है कि आज कोई 18-20 साल का बच्चा या बच्ची हमारी बात सुन रहा हो, चाहे वो चारसद्दा में बैठा हो या लड़काना में बैठी हो या ज़ोब में हो या रईबियार ख़ान में हो, वो ये बात सुने और ये पार्टी ज्वाइन करे, और 20 साल बाद वो इस पार्टी की सदर बने और इस मुल्क पार्टी को लेकर हुकूमत में ले जाए। मैं ज़िंदा हूँ, शायद अब्बासी ज़िंदा हो, हम लोग हों ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये इंस्टीट्यूशन इंशाल्लाह कायम रहेगा, पाकिस्तान तो रहेगा ना इंशाल्लाह। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में एक जगह मौजूद है और आप कह रहे हैं यार ये मैं किसी ऐसे बंदे को दूंगा जो वोट ला सके। 3 लोग आपको अप्रोच करते हैं, बिलावल, इमरान खान, नवाज शरीफ, किसको अलाउ कर देंगे? यार आप आ जाए। नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, एक सिचुएशन। ये सिचुएशन कोई आई नहीं। अच्छा, वो आ रहे हैं यार मिफ्ता तुम्हारे पास वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है, आप इनमें से किसी एक को वजीर आजम का कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको करेंगे? बासी को। वो है ही नहीं ना लिस्ट में, मैं आपको वहां नहीं जाने, मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लूंगा इन तीनों से पहले। इन तीनों के
मिफ्ता भाई, आज बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कोई गेस्ट ऐसा है जिससे मैंने कोई गेम ना खेला हो, क्योंकि हमने बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कर ली हैं और ये ज़रूरी भी थी, आम आवाम को सुनना चाहिए कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल, जब आप वजीर आजम की कह रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन आमीन। वजीर यार बजा दे तालियां यार। अच्छा, अल्लाह करे आपकी भी डील बन जाए। अगर आपके वोट से नहीं आए तो कभी भी नहीं आएंगे, कसम खा के बोल रहा हूँ। फिर ना ही समझे, छोड़े, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये जिंदगी अच्छी है मेरी, अच्छे अल्लाह का शुक्र है। मतलब देखिए मेरी बात सुने, ये तो वोट डाल देंगे, तब भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, तो ना आए, ठीक है, सही। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला हूँ कि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मरियम नवाज जो थी वो आपको हर चीज़ में टैग कर दिया करती थी, जबकि वो उस वक्त कुछ भी नहीं थी, हुकूमत में नहीं थी। अब ये देखिए किसी ने लिखा है कि स्टेट बैंक इज नॉट अलाउइंग, ये मेरे दोस्त हैं अली खिजर, आप शायद गालबन जानते हैं, मेरे भी दोस्त हैं जी, इज अलाउइंग ओपनिंग ऑफ LCs फॉर इंपोर्ट मोबाइल फोन किट्स, द इंडस्ट्री इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मोबाइल फोन, 70% ऑफ लोकल प्रोडक्शन इज बिलो 100 सेट्स, 50,000 जॉब्स ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज ऑन द स्टेक। उन्होंने लिख दिया प्लीज सी, और बहुत फिर इस पर लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दी कि अब कोई भी काम होगा तो मिफ्ता प्लीज सी। अब देखो, प्लीज लुक एट दिस, आप कह रहे हैं जी आई विल, ये तो ऑफिस में इस तरह की ईमेलें होती थी, मैं अपने लड़कों को करता, प्लीज माई माइंड गॉन टू हर विलेज फॉर वीकेंड, माई मेट माई पैकेज इज स्टिल विद दर्जी, आई नीड द क्लोज एक्सेप्ट। अब ये मिफ्ता इस्माइल को लोग टैग करते थे कि भाई मेरे कपड़े ले आओ, माई कार नीड्स टू बी सर्विस, मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस। एंजॉय करते थे, आपको पता चलता था, आपके बच्चे भी देखते होंगे सब। नहीं, मैं देखता था, एंड एक्चुअली आई मतलब सीरियसली देखिए, मैं मुस्लिम लीग वाले जो थे उनको तो थोड़ी सी लीडरशिप को बड़ी कंप्लेंट थी कि मिफ्ता बहुत हंसता रहता है। हाँ। तो उन्होंने मुझे हटाया, फिर वो जो नया वजीर आया वो खुद भी रोया, कौम को भी रुलाया, खुश हो गए। इत्मीनान आ गया। जो नहीं समझे इसाक डार की बात कर रहे थे। नहीं, क्लियर करता चलो। ये देखें, ये जो मरियम से मेरी एक अच्छी दोस्ती है, और जब औरंगजेब से मरियम नवाज इज लाइक अ सिस्टर टू मी, और अगर उनको कोई काम होता था तो मुझे फ़ोन भी कर लेती थी। जब ये जैसे एक जो सबसे ज़्यादा मशहूर था उनका, वो दुकानदारों के ऊपर टैक्स हटाने का था, प्लीज लुक इनटू दिस, वो ट्वीट करती थी, नॉट टू मी रियली, मेरा तो नाम लेती थी, वो अपने चचा के बारे में ट्वीट कर रही होती थी, वो तो सियासी ट्वीट्स होते थे यार। ठीक है। तो मैं, वो कहते ना, मतलब वो चचा भतीजी का जो भी मसला था, मेरा नाम आ गया तो चलो ठीक है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में एक जगह मौजूद है और आप कह रहे हैं यार ये मैं किसी ऐसे बंदे को दूंगा जो वोट ला सके, 3 लोग आपको अप्रोच करते हैं, बिलावल, इमरान खान, नवाज शरीफ, किसको अलाउ कर देंगे यार आप आ जाएं? नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, एक सिचुएशन, ये सिचुएशन कोई आई नहीं। अच्छा, वो आ रहे हैं कि यार मिफ्ता तुम्हारे पास वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है, आप इनमें से किसी एक को वजीर आजम का कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको करेंगे? अब्बासी को। नहीं, वो है ही नहीं ना लिस्ट में, मैं आपको वहां नहीं जाने, मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लूंगा इन तीनों से पहले। यार देखें, एक आखिरी बात सुन लो। हाँ, आखिरी बात, ये याद रखें कि इस मुल्क में चाहे आप वजारत उज़्मा हो या सदारती निज़ाम हो या जो भी निज़ाम हो, वज़ीर आज़म सेलेक्ट करने का इख्तियार जो है ना, वो सिर्फ लोगों को होना चाहिए। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है, लोगों को। और किन लोगों को? हमें पाकिस्तानी लोगों को, और किसको? मतलब ये कि मतलब हिंदुस्तान के लोगों से लेके आएंगे वोट, बस वही मैं कह रहा हूँ। अब सर, आप वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएं। इस गेम का नाम है नजर बंद। ये मास्क आपको पहनना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कभी ये मौका पहले आया है कि नहीं। पहन, ये जहाज में कभी कभी पहनता हूँ। वाह, अब सर होगा, ये स्क्रीन सामने लगी, इस पर एक तस्वीर आएगी, ये लोग और मैं देख सकते हैं। तस्वीर किसी इंसान, चीज, जगह, कोई बिल्डिंग या फिर कोई जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने में, आपको हिंट्स भी दूंगा एंड वील गेट टू इट, ठीक है? तस्वीर लगाइए बेटा। ओए होए होए होए, सर आगे तस्वीर, ठीक है? हाँ, सवाल पूछूं? हाँ। तस्वीर किसी इंसान की है? नहीं, जगह है। अच्छा, कोई जगह है? जगह है। कोई शहर है? शहर नहीं है, शहर में ये जगह है। कोई मस्जिद है? मस्जिद नहीं है। कोई घर है? नहीं, घर भी नहीं है, शहर में और कई शहरों में है।
हर शहर अपनी अपनी बनाए बैठा है, हर शहर अपनी अपनी बनाए बैठा, हर मुल्क का तकरीबन मतलब मेजर शहरों में अपना अपना है। कोई अदालत जैसे कोई जगह, अदालत नहीं है मगर इधर चीजें ऊपर नीचे होती हैं। कोई असेंबली है, असेंबली नहीं है, शोर शराबा, इट्स लाइक अ फिश मार्केट। असेंबली भी नहीं है। कई लोगों को रोड पे ले आइए जगह, और कई लोगों को रोड से घर में ले आइए जगह। कराची एक स्टॉक एक्सचेंज दिखा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज एक और दिखाओ बेटा, अच्छी मुश्किल तरीन दिखाओ बेटा। ओए होए सर, तस्वीर आ चुकी है, आसान कर दूं, चीज है, कोई खाने पीने की चीज है? नहीं, मारने की। कोई बंदूक है? नहीं नहीं, पकड़ने की चीज है बेसिकली, पकड़ते हैं इसको। हाँ हाँ, हंटर टाइप की कोई चीज है वो? चाबुक नहीं टाइप हंटर की? नहीं है, मगर इसकी जो तासीर है वो हंटर जैसी भी है। बल्ला है? बल्ला है। अच्छा मिफ्ता भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। मैं जब भी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करता हूं, आप बेसिकली पॉलिटिशियन इज ओनली वन ऑफ योर इंट्रोडक्शंस, मगर आप पॉलिटिशियन भी है, तो मुझे ये डर लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ सकूं क्या नहीं पूछ सकूं, बट यू आर वेरी ओपन अबाउट योर आंसर्स, वेरी ओपन अबाउट योर स्टांस एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द रीजनल पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल विद योर पॉलिटिकल स्ट्रगल जो माशाल्लाह से अब ऑन योर ओन आप लड़ रहे हैं। मिफ्ता भाई, जाने से पहले हमारे शो की एक रिवायत है कि गेस्ट एक कमाल की बात करके जाता है हमारे देखने वालों के लिए और इस ऑडियंस के लिए, तो कीजिए कमाल की बात। जितनी हमारी कौम रेजिलिएंट है ना, बहुत कम कौमें होंगी। बिल्कुल सही। जितने मसाइल हमने देखे हैं, टेररिज्म हमने देखा है, रिलीजियस स्ट्राइफ हमने देखी है, एथनिक स्ट्राइफ हमने देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं कराची में भी रहा हूँ, लाहौर में भी रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, बड़े तवील अरसे तक। और हम बहुत समझते हैं कि हमारे एथनिक डिफरेंसेस हैं कि पंजाबी और सिंधी एंड मुहाजिर एंड पश्तून एंड बलोच एंड ऑल दैट, सीरियसली कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में जो ओनली डिफरेंस है ना, जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है ना, वो उन लोगों में जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। क्या बात, ठीक है। और पाकिस्तान में हमने 90% लोगों को, जो मिडिल क्लास भी नहीं है और अशराफिया भी नहीं है, उनको अछूत समझ के रखा हुआ है। गरीब लोग जा रहे होते हैं, उनके पैर में जूती नहीं होती है, हम नहीं बोलते ये तो फ़कीर का बच्चा है, फकीर की बच्ची। Change begins with us. Treat everybody nicely. Allah will treat you all nicely. Very well put, sir. खातिरों, जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।